अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आपकी आज पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों आपने पार्ट 1 हमारी देख चुके हैं। तो 25 में 25 नंबर दोस्तों आप कैसे ला सकते हैं पेपर में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जरूर पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा, जिससे कि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों, कबीर दास किस विचारधारा के कवि थे? तो दोस्तों आपके कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1455, या दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा 1398 ईस्वी, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये विक्रम संवत में दे रखा हो 1398 ईस्वी भी आपने पढ़ रखा होगा। में वाराणसी में आपका हुआ था इनका जन्म। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया दोस्तों? अगला क्वेश्चन है। तो कबीर दास जी का जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके गुरु जी का नाम महात्मा रामानंद जी था। अगला क्वेश्चन, कबीर दास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पत्नी के नाम लोई तथा कमाल और कमाली दो संतानें थी इनकी, मतलब पुत्र थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कबीर दास की काव्य कृतियों का वर्णन करना है। तो कबीर दास जी का काव्य संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग साखी, सबद और अमेनी है। सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताना। तो दोस्तों सूरदास जी के 3 है, सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी प्रमुख कृतियां हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों तुलसी जी के माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों स्वामी नरसिंह दास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम बताइए। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताना है। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से कुल 12 रचनाएं हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध महाकाव्य या प्रबंध काव्य लिखना दोस्तों, तो रामचरितमानस, पर्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचू। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, तुलसीदास तुलसीकृत मुक्त काव्य लिखिए। कवितावली, दोहावली, बैरवे रामायण, ठीक है, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, मुक्तक काव्य आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीकृत गीति के काव्य बताना है। तो तुलसीकृत गीति काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों बिहारी जी रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला क्वेश्चन, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों 1603 ग्वालियर मध्य प्रदेश में वसुआ गोविंदपुरम गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके गुरु जी का नाम है लाला नरहरिदास जी थे। बिहारी जी का निधन कब हुआ? तो इनका निधन दोस्तों सन 1663 में बिहारी जी का निधन हो गया। बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो दोस्तों बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म सन 1886 में, ठीक है ना, झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? इनका निधन दोस्तों 1964 में गुप्त जी का निधन हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डी.लिट की उपाधि प्राप्त की तथा अपने, ठीक है, आपको भारत का प्रथम राष्ट्र महाकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य के नाम बताना है। तो दोस्तों इनके द्वारा रचित महाकाव्य है साकेत। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साकेत, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म दोस्तों संवत, ठीक है, विक्रम संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों सन 1889 में काशी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताना है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखा चित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, महादेवी वर्मा के कविता संग्रह का नाम लिखना है। तो निहार रश्मि निर्जा, शांत गीत, यमा तथा दीपशिखा प्रमुख कविता संग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा गीतांजलि। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण करना है आपको। तो वाजपेयी की रचनाओं को 3 भागों या वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों, भौतिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शब्द से आपका क्या अभिप्राय समझाना है। शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनिया क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न दोस्तों, शब्दों का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। फिर अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यथा दोस्तों आम हो गया, साधारण, मामूली, एक फल, विशेष। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यथा दोस्तों आकाश, गगन, अंबर, व्योम, नभ आदि। अगला प्रश्न रहा, विलोम या विपरार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द विपरार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यथा दोस्तों अमृत का दोस्तों जैसे विष हो जाएगा, स्वर्ग का नरक, सत्य का असत्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय समझाना है। देखिए, भाषा को दोस्तों रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यथा जैसे दोस्तों आपका ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखने हैं। दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद निम्न प्रकार है, आपके विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय ये बताना है। देखिए, किसी सूक्ष्म भाव को या विचार प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, आवाज उठाना। मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। मुहावरा दोस्तों आवाज उठाना था, अर्थ हो जाएगा विरोध करना। प्रयोग दोस्तों, भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह अथवा व्यवन्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा समाज सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्रिया के रूप बताना। तो क्रिया के 8 रूप होते हैं। फिर कालों का विभाजन करिए। तो दोस्तों काल आपके मुख्य 3 रूप से हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आप टेंस बोलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशज शब्द, ठीक है ना, देशज शब्द को उदाहरण से समझाना है। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे दोस्तों रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, सरल वाक्य को समझाना। देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। फिर दोस्तों बात आती है समासिक शब्द क्या है। जिन शब्दों को 2 शब्दों से योग से बनाया जाता है वह समासिक शब्द कहलाते हैं, जैसे दोस्तों भैंसा, गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी आदि। वाक्य के कितने भेद है दोस्तों? तो वाक्य आपके निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे सामान्य वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताना है, ठीक है ना। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दोस्तों पुस्तक, भोजन आदि। फिर एकार्थी शब्द किसे कहते हैं ये बताना है। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय हो गया, लोहा, कमल। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं ये बताइए। जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं उनका अर्थ करने पर भिन्नता पाई जाती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यथा दोस्तों आहट, आहत, छल और छाल आदि।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अधीन, उत्सव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले प्रयोग में, ठीक है दोस्तों, जो अपने बदले प्रयोग में किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। जैसे भाई, सिर, ये हो गया। फिर विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय समझाना है? जो शब्द संसार के अन्य भाषाओं से हिंदी में आए विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द आपके कहलाते हैं दोस्तों, जैसे आपका किताब हो गया, डॉक्टर हो गया, मोटर, आदमी, बहादुर, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को आपको समझाना है। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मोर, नाक आदि। फिर अगला प्रश्न है हमारा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपका सेनापति, रसोईघर, प्रतिदिन। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा हाय, अहा, ओहा, छी आदि विस्मयादि बोधक शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द आपको बनाना है। तो दोस्तों आपका तद्भव शब्द आपका क्या दे रखा है? भाई, सिर और बहू। तत्सम इसका क्या हो जाएगा? भ्राता हो जाएगा, सिर का सिर हो जाएगा, बहू का वधु। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो यहाँ देखते हैं सीधे, जिसका कोई शत्रु ना हो तो दोस्तों इसको बोलते हैं अजात शत्रु। न करने योग्य कार्य, अकरणीय। जल थल दोनों में चरने वाला, उभयचर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण की कोई दो विधियों का नाम लिखना है दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि हो गया आपका, खेल विधि हो गया। पाठ्य पुस्तक के प्रकार आपको बताने। तो पाठ्य पुस्तक आपको दो प्रकार की होती है दोस्तों, सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें और विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। अगला प्रश्न आपका, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से में क्या क्या गुण होते हैं ये बताना है। तो दोस्तों पहला सार्थकता होती है, दूसरी शुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालना है। तो दोस्तों दोषपूर्ण पुस्तकें वह होती हैं जो प्रयोजनहीन हो, वे नीरस हैं, ठीक है ना। भाषाई कौशल कितने होते हैं ये बताना है। तो भाषाई कौशल दोस्तों आपको ये 4 होते हैं। भाषा के कोई 2 रूप बताना है। तो मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा हो गया। भाषा के मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों आपका एक व्याकरण हो जाएगा, भाषा विज्ञान हो जाएगा, भाषा कौशल। भाषा के मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों भाषा के मुख्य तत्व आपके अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार। भाषा के कितने रूप हैं ये बताना है। तो दोस्तों एक हो जाएगा आपका औपचारिक भाषा, दूसरा अनौपचारिक भाषा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता आपको बतानी। तो भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। भाषा विकास के कोई 2 अंग बताने हैं। तो दोस्तों भाषा विकास के अंग हैं शब्द भंडार, वाक्य विन्यास। भाषा की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो भाषा की परिभाषा, भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों व भावों को स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का मूल्यांकन है, ठीक दोस्तों, उसी का नाम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। अगला क्वेश्चन, क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है? जब छात्र को पता होता है कि उसका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करना ही नहीं वरन अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है। तो सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि को संभव बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है? देखिए, मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल और निर्बल बिंदुओं का ज्ञान होता है। इनके आधार पर कुछ निरर्थक तथ्यों को निकालकर पाठ्यक्रम एवं पठन विधियों में संशोधन किया जाना संभव है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या मूल्यांकन वर्गीकरण में सहायक होते हैं? दोस्तों यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों में एक जैसे नहीं होते। मूल्यांकन के द्वारा क्षैतिज तथा उदग्र 2 प्रकार से वर्गीकरण संभव है। निदान किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर निदान किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण आपको करना है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण। तीसरा पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। पहला हो जाएगा रुचि एवं मनोवृत्तियों का विकास, छात्रों की चिंतनशीलता, अर्जित ज्ञान में वृद्धि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट दोस्तों जो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हो। दूसरा जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हो।
फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय ये बता रहा है। देखिए, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा आपको देनी है। तो दोस्तों प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में देखते हैं, मानव द्वारा, ठीक है ना, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विधायक बताना है। तो दोस्तों चलिए इसके साधन देखते हैं। वाद विवाद, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कविता पाठ, व्याख्यान, कहानी कथन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति के साधन विधायक आपको बताना है। तो आत्मकथा हो जाएगा, निबंध, पत्र लेखन, कहानी, कविता, नाटक लेखन आदि लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पहला चित्रपटन, कहानी पाठ, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण, फिर वाद विवाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व आपको समझाना है। मानव अपने विचारों, अनुभव तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, लिखित अभिव्यक्ति की विधि आपको बतानी है दोस्तों, जैसे आपका अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि, फिर रचनात्मक विधि। अगला प्रश्न क्या रहा, सुंदर मतलब सुलेख सुंदर लेख लिखना है, सिखाने के उपायों का वर्णन आपको करना है। तो दोस्तों बैठने का ढंग सही होना चाहिए, उपयुक्त वातावरण, लिपि, सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज की आंखों से दूरी तथा अभ्यास। फिर दोस्तों देखिए, अब डीएलएड 2016 में जो प्रश्न पूछे गए आप उनको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है डीएलएड में कि त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा दंत आपका, आग तथा हाथी का तत्सम रूप लिखना है। तो आग का हो जाएगा आपका अग्नि, हाथी का हो जाएगा गज। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। फिर अगला क्वेश्चन, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका प्रयोग करना है आपको। तो दोस्तों इसका मतलब होता है आपका बंटवारा होना, वाक्य प्रयोग, रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनौपचारिक। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए, दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ ना प्रकट करे विशेष अर्थ प्रकट करे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर अगला प्रश्न क्या, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है। तो दोस्तों उन्नति का हो जाएगा अवनति, कृपण का हो जाएगा दाता या खर्चीला। फिर अगला क्वेश्चन, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो दोस्तों हो जाएगा श्रावक और कृषक। आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अर्थ असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। फिर अगला प्रश्न क्या है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखना है। तो उत्साह का दोस्त हो जाएगा उत्साह, चितेरा का हो जाएगा आपका चित्रकार। जो सबके उपयोग के लिए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। नीलकमल सी मुख प्रभा, सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन, आकाश का चांद हाथ आना मुहारे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों असंभव कार्य होना। फिर वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखना है। तो दोस्तों चतुर्दिक में आपका द्विगु समास होगा और यथाविधि में हो जाएगा अव्ययी समास। कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखना है। तो दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा कोयल और कुआं। प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द आपको बनाने। तो प्र से दोस्तों और सु से ना, प्र से हो जाएगा दोस्तों आपका प्रहार, और दोस्तों प्र से दोस्तों प्रकार बना सकते हैं। सु उपसर्ग लगाकर आपका सुगम और सुविचार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग कि समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो हो जाएगा सागर, रत्नाकर, जलधि, अरोति। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। तो एक दंत में आपका प्रयुक्त द्विगु समास है, नीलकमल में आपका दोस्तों कर्मधारय समास है। खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए कहावत का अर्थ होगा दोस्तों कथनी एवं करनी में अंतर होना। ठीक, वाक्य प्रयोग दोस्तों क्या होगा, पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। फिर काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोहे की पंक्तियों के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अट्टालिका और तथा अमूल्य शब्द का तद्भव शब्द आपको लिखना है।
अटारिका का अटारी हो जाएगा, अमूल्य का हो जाएगा अमूल। अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द आपको लिखना है दोस्तों। तो अप से क्या हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। और प्रति का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिकाम, प्रतिफल और प्रतिदिन। आग बबूला होने का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोस्तों वाक्य प्रयोग आपको करना था। तो आग बबूला होने का क्या हो जाएगा, मतलब क्रोधित होना। तो वाक्य प्रयोग दोस्तों, मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वह आग बबूला हो गया। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में अंतर स्पष्ट करना है। अनल का मतलब होगा आग और अनिल का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर भी आग। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। देखिए, किसी शब्द से पहले कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बन जाए, जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, सुर प्लस चारू सुचारू, अकड़ प्लस ठीक घूम प्लस अकड़ घुमक्कड़, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, प्रत्यय की जो परिभाषा रियल वाली उसको याद रखिए कैसे होगा। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या होता है, देखिए प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे अगर दोस्तों प्रत्यय में हम बोले कार्य प्लस आलय, ठीक है दोस्तों, तो इसका अंतर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो होगा पूरा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्यालय। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। कार्य प्लस आलय का मतलब क्या हो गया, आपका कार्यालय हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आलय को कार्य करने के बाद जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रत्यय कैसे हम लोग आलय को जोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और उपसर्ग में क्या होता है दोस्तों कि उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों पालन, पालन में अनु जोड़ देने से दोस्तों आपका हो जाएगा अनुपालन। ठीक है ना, जैसे पालन लिखा था दोस्तों, अगर इसमें हम अनु और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अनु और जोड़ देते हैं, ठीक है, अनु को प्लस कर देते हैं। तो ये आपका उपसर्ग है दोस्तों, पहले जोड़ रहे हैं ना, तो इसको हो जाएगा हमारा पूरा नाम अनुपालन। तो दोस्तों याद रखते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है या शब्द से पहले जोड़ा जाता है। इसको ध्यान में रखना है बस, और ज्यादा नहीं। यहाँ डिफिनीशन में दोस्तों क्या बोला गया, किसी शब्द से पहले कोई शब्द जोड़कर, ठीक है ना, तो प्रत्यय आपका अंत में जोड़ते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। थोड़ी डिफिनीशन कभी कभी गलत हो जाती है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या हमारा, भाषा रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद का उल्लेख करिए। तो दोस्तों इसका अंतर होगा कि आपकी जो भाषा या शब्दों के भेद दोस्तों निम्नलिखित होते हैं। पहले आप देखिए इसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है ना दोस्तों, और फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, आप इसके चार प्रयोग दोस्तों लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं ऐसे आप लोग, अर्थ की दृष्टि से, ठीक दोस्तों। दूसरे में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति, ठीक है, की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं रचना की दृष्टि से, और चौथा पॉइंट दोस्तों आप लिख सकते हैं वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत याद रखिएगा, वाक्य में प्रयोग, ठीक है, आप लोग सुन लिए होंगे। तो ऐसे एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं दोस्तों, और पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं हिंदी में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा हो तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों एक काम और करना है, इस वीडियो को जैसे अंत हो आप इसके बाद आप लोग दोस्तों तुरंत हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 नहीं देखा तो आप लोग 25 में 25 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में दोस्तों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पार्ट 3 में आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो दोस्तों आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।